दोस्तों, अभी तक आपने सुना कि कैसे मैं अपनी चुड़ैल पत्नी की वजह से एक किलर बना। फिर डार्क वेब पर मुझे एक हरामजादी पत्नी रुक्मणी कौर को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला और मैं फिर उनके घर में एक शेफ बनकर घुस गया। घर में शादी का माहौल है और मुझे इसी शादी में उसे ऐसे मारना है कि वो बिल्कुल नेचुरल डेथ लगे। और इस प्लान को अंजाम देने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। ये मेरा पहला मर्डर केस है, तो शायद मैं प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। मैं ये सोच कर आ गया था कि कत्ल करना तो आसान ही है। मुझ में अपनी बीवी के अगेंस्ट इतनी नफरत भरी हुई थी कि मर्डर करना मुझे एक मेडिटेशन की तरह लगने लगा था। लेकिन अब मेरी प्रॉब्लम ये थी कि कत्ल नेचुरल लगे, और वो इतना मुश्किल है मुझे अब समझ में आ रहा था। क्योंकि एक हादसा ऐसा जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सके किस्मत या प्लानिंग से बनता है, और यहाँ मेरे पास कोई प्लान नहीं था दिमाग में। पिछले 2 दिनों में मैंने रुक्मणी के कमरे से जो जो पिक्चर्स खींची थी, उन सब तस्वीरों को देखकर मैं प्लान सोचता रहा। सिर्फ कपड़े, ज्वेलरी, पैसा और ब्यूटिशियंस का सामान, नकली बाल, मेकअप किट्स के अलावा कुछ ऐसा नहीं दिखा जिससे मैं कुछ प्लान कर सकूं। नवंबर के पहले हफ्ते की मीठी सुबह, और आज लास्ट डे है जब मैं अपने काम को अंजाम दे सकता हूँ। आज सुबह से ही सारी फैमिलीज डांस प्रैक्टिस में लगी हुई हैं। लाउड म्यूजिक पर 3 डांस कोरियोग्राफर्स आकर सबको डांस सिखा रहे हैं। एक एक करके लोग अपने डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैं खाना बनाकर इधर उधर सर्व करवा रहा था। और शादियों में हो रही सजीव सी पिछले कुछ सालों से चल रही डांसिंग की फुद्दू पंक्ति को देख और सुन रहा था। इन सब चीजों को एंजॉय करने के बजाय मेरे दिमाग में सिर्फ कत्ल की ही प्लानिंग चल रही थी। उसे स्विमिंग पूल में डुबाऊं, या उसकी मेडिसिन्स को जहरीला बना दूं, या उसके खाने में कुछ मिला दूं। उस समय दिमाग में ये सब चल रहा था, लेकिन कुछ भी नतीजा नहीं निकल रहा था कि तभी रुक्मणी का 16 साल का बेटा गुरदीप सिंह थक हार कर मेरे पास आकर बैठ गया। एक सोनी सी पगड़ी बांधकर और टशनी से रईस कपड़े पहनकर वो भी डांस की प्रैक्टिस कर रहा था। काफी हैंडसम लड़का था और इंटेलिजेंट भी। स्कूल में सुना था कि हमेशा टॉप किया है। रुक्मणी के दोनों ही बच्चे इंटेलिजेंट हैं, लेकिन अपनी माँ की चूतियापंती के मारे हुए थे। उनकी शक्लों में मैंने कभी भी कोई सच्ची खुशी नहीं देखी थी, और घर में इतनी लड़ाई देख और सुनकर कौन से बच्चे खुश रह सकते थे। ये सब सोचते हुए मुझे अपने बच्चों की याद आ गई। कैसे उनकी माँ की वजह से मेरे उन दोनों बच्चों की जिंदगी खराब हो रही थी। इतने में गुरदीप ने कोल्ड ड्रिंक पीकर कुछ सांस ली तो उसने बताया कि लड़की वालों के साथ डांस कंपटीशन है। एक ही सॉन्ग पर दोनों परिवार की तरफ से बारी बारी से लोग डांस करेंगे। जो बेटर होगा उसे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और इस डांस कंपटीशन को जज करने के लिए रेमो और फराह को बॉम्बे से बुलाया गया था। मतलब कोई 5-7 करोड़ तो सिर्फ डांस कंपटीशन में ही खर्च होने वाला था। फिर उसने बताया कि कल सुबह जयपुर जाते वक्त रास्ते में मिडवे पर लड़की वालों ने स्पेशल खाने पीने का इंतजाम भी किया है। इतना कहकर उसे उसकी सिस्टर प्रैक्टिस करने के लिए पकड़ कर ले गई। मैं वहां खड़ा सब इंतजाम देखते देखते अपने प्लान के बारे में सोच रहा था, और अभी अभी मिली नई इंफॉर्मेशन को एनालाइज भी कर रहा था। दुनिया में ऐसे बहुत सारे पॉइजन्स हैं जो डिटेक्ट ही नहीं होते हैं, और आप किसी को भी दे दो तो ऐसा लगता है कि उसकी तबीयत ही खराब हो रही है, लेकिन कुछ ही देर में वो कब टाइम फिश हो जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन वो भी कोई फुल प्रूफ नहीं लग रहा था, क्योंकि अगर ऑटोप्सी पर बात आ गई तो किसी की भी शक की सुई घूम सकती थी, और मैं वो अफोर्ड नहीं करता था। क्योंकि अपनी एक किलर की जिंदगी को मैं शुरू होने से पहले ही नहीं खत्म कर सकता था कि तभी रुक्मणी कौर अकेले ही अपना डांस दिखाने के लिए स्टेज पर आ गई। उसको स्टेज पर देखते ही सब लोगों के मुंह बन गए, लेकिन उसके बच्चों ने उसे देखकर खूब शोर मचाया और खुशी से क्लैप भी किया। माँ जैसी भी हो, बच्चे तो सपोर्ट करेंगे ही। फिर गाना शुरू हुआ, लेकिन वो हरामजादी डांसर कमाल की थी। उसका डांस देख सब हैरान थे और जेलस भी फील कर रहे थे। स्नैक्स सर्व करते हुए और उसका गाना सुनते हुए और डांस देखते देखते मेरे अंदर एक घंटी सी बज गई। मैंने फटाफट सर्विंग ट्रे को अपने वेटर को दी और चुपके से वहां से अपने कमरे की तरफ गया और अपने आईपैड पर चीजें सर्च करने लगा। फिर जयपुर के रूट पर मिडवे रिजॉर्ट की इंफॉर्मेशन और इमेजेस निकाली, और फिर सैटेलाइट इमेजेस निकालकर पूरे रिजॉर्ट को ठीक से देखा।
फिर जल्दी से डार्क वेब के न्यूक्लियर बंकर में लॉगिन किया और अपनी जान पहचान के ग्रुप से मैंने ज़रूरत के सारा सामान ऑर्डर कर दिया। कोई 10 मिनट में ही मुझे सामान की कंफर्मेशन मिल गई और फिर मैंने उन सबको पैसे ट्रांसफ़र का कोड वर्ड दे दिया। फिर लॉग आउट कर चुपचाप मैं वापस जाकर डांस देखते देखते सर्व करने लगा और अंदर ही अंदर खुश भी हो रहा था, क्योंकि अब मुझे ये पता था कि ये पापी औरत रुक्मणी कौर नेचुरली कैसे मरेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि ये लोगों को तड़पाने वाली औरत खुद तड़पते हुए नहीं मरेगी। इसको पता भी नहीं चलेगा कब ये नर्क पहुंच गई और वहां डांस करने लगी। फिर देर रात तक प्रैक्टिस चलती रही, तो खाना भी लोगों ने लेट ही खाया। सुबह 6 बजे तक रेडी होकर 7 बजे तक फैमिलीज को जयपुर के लिए निकलना था और उनके जाने से पहले मुझे सुबह का लाइट ब्रेकफास्ट भी सर्व करना था। कोई 5 बजे के आसपास हम फ्री हुए और आधे घंटे बाद ही लाइट सैंडविचेस और फ्रूट सैलड, टी, कॉफ़ी तैयार करने में लग गए। मुझे और मेरे स्टाफ को ठीक से सोए हुए कोई 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका था और आज लास्ट डे पर किसी को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला था। लेकिन मेरे लिए तो अभी बहुत लंबा दिन बाकी था और अब मुझे अपने प्लान की सक्सेस के लिए यहाँ से निकलने की जल्दी थी। इन सब लोगों के जाने से पहले नहीं तो मैं कम से कम इन लोगों के साथ ही निकल जाऊं, वरना सब किया धरा बीच में ही रह जाएगा और प्लान एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा। सुबह 6 बजे के बाद एक एक करके सब लोग तैयार होने लगे और ब्रेकफास्ट अपने ही कमरों में मंगवाने लग पड़े। खा तो कोई भी नहीं रहा था, सबको चाय और कॉफ़ी या जूस ही चाहिए था। तैयारी होते होते कोई 7, साढ़े 7 बज गए और फिर एक एक करके लोग गाड़ियों में जयपुर के लिए रवाना होने लगे। दूसरी ही गाड़ी में रुक्मणी अपने बच्चों को लेकर चली गई और अभी भी कोई आधी फैमिली बाकी थी और मुझे ये मौका हाथ से जाता दिख रहा था। और कोई आधे घंटे के बाद सब लोग निकल गए और जाते जाते सनी सिंह ने मुझे काफ़ी सारी टिप भी दी, जो मैंने अपने स्टाफ में ही बांट दी और उन्हें सब सामान लेकर जाने को कह दिया। फिर फटाफट अपना बैग उठा घर के बाहर से एक ऑटो लेकर मायापुरी की तरफ चल पड़ा। ऑटो में ही मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए। इस टाइम पर मेरे में बच्चों जैसी एक्साइटमेंट और लास्ट बॉल पर 6 मार कर मैच जीतने वाला डर सिमट कर आ चुका था। सुबह सुबह रास्ते कुछ खाली थे तो मुझे एहसास हो गया था कि रुक्मणी की गाड़ी अब काफ़ी आगे जा चुकी होगी। मायापुरी चौक पर पहुंचकर मैंने उस ऑटो को छोड़ा और वहां के फ्लाईओवर के नीचे की एक झुग्गी के बाहर पहुंच गया। वहां पहुंचकर मैंने अपना एक कोड वर्ड 3 इडियट्स बताया। झुग्गी में से एक भिखारी टाइप का आदमी बाहर आया तो मैंने उसे एक और कोड वर्ड दिया। उसने अपने फ़ोन में कोड डाला और मेरे स्विस अकाउंट से उसे पैसे ट्रांसफ़र हो गए। फिर उसने मुझे एक पैकेट ला कर दिया जो मैंने अपने एक बैग में डाल दिया। फिर उसने मुझे एक चाबी दी और सड़क की दूसरी तरफ इशारा किया। सड़क के दूसरी तरफ एक काली रंग की चोरी की हुई सुपर बाइक हायाबुसा खड़ी थी। फिर उसने बाइक के सब नकली कागज़ मुझे दिए कि कहीं मैं फंस ना जाऊं। एंड विदाउट सेइंग इट कि नंबर प्लेट भी नकली ही थी। मैं जल्दी से उसे छोड़कर रोड क्रॉस करके बाइक के पास पहुंचा। बाइक पर रखा हेलमेट पहना और बाइक स्टार्ट करके फुर्ती से आगे की तरफ निकल पड़ा। अंदर ही अंदर मुझे काफ़ी टेंशन हो रही थी क्योंकि बहुत सारा वक्त निकल चुका था। तेज़ी से जाते हुए मैंने गुरुग्राम का टोल क्रॉस किया तो मुझे सन्नी सिंह की गाड़ियाँ दिखी। मैंने उन सब गाड़ियों को क्रॉस किया और उम्मीद की कि मैं मिडवे पर रुक्मणी से पहले पहुंच जाऊं। मिडवे जयपुर रूट पर एक पुराना रिजॉर्ट था जहां लड़की वालों ने अपना इंतज़ाम करके रखा था। रास्ते में मुझे थोड़ी देर का जाम मिला लेकिन रुक्मणी की गाड़ी कहीं नहीं दिखी थी। कोई और 1 घंटे के बाद मैं मिडवे के पास पहुंचा तो वहाँ नज़ारा ही अलग सा था। लड़की वालों ने पूरा मिडवे ग्राउंड को अपने अंदाज में ही शाही तरह से चेंज कर दिया था। गेट पर 2 हाथी खड़े थे और राजस्थानी सिंगर्स गाना गा रहे थे। पूरा ग्राउंड ओपन रॉयल सिटिंग एरिया की तरह तैयार किया हुआ था। बाहर से मैंने नोटिस किया कि अंदर पार्किंग पूरी तरह से फुल थी। शायद लड़की वाले वहाँ पहले से ही आए हुए थे और लड़के वालों के बाकी रिश्तेदार भी पहुँच गए थे। मैंने बाइक को मिडवे के आगे ले जाकर एक दीवार के पीछे खड़ा कर दिया क्योंकि पार्किंग में एक स्पोर्ट्स बाइक ले जाकर मैं किसी भी टाइप की अटेंशन नहीं लेना चाहता था। फिर पिछली दीवार से घूमते घूमते टॉयलेट कहाँ है मैं देखने लगा। वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं लगा था तो दीवार के ऊपर से जंप करके टॉयलेट के पीछे पहुँच गया तो नोटिस किया कि वो बारातियों से फुल था। फिर इधर उधर देखने पर मुझे रेस्टोरेंट का एक पुराना सा स्टोर रूम दिखाई दिया। धीरे से मैं उसमें घुसा तो मेरे नाक के नथुने ही जल गए। स्टोर रूम में बहुत ही ज़्यादा बास आ रही थी। ये शायद पुराना स्टोर रूम था जहां अभी भी महीनों पुरानी सब्जियां सड़ रही थी और कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। फिर जल्दी से मैंने अपना बैग खोला और अपना पुराना सिलिकॉन का मास्क उतार नया पहन लिया। नया सिलिकॉन मास्क एक लड़की का था।
अगर तुम लोगों ने मिशन इम्पॉसिबल देखी है तो अब वैसे सिलिकॉन के मास्क आसानी से मिल जाते हैं। अब तक मैं वही पहनकर अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर काम कर रहा था। फिर मैंने कपड़े, ब्रा, मेकअप और नकली विग लगाकर एक लड़की के रूप में आ गया। फिर पैकेट में से एक डिब्बिया निकालकर अपनी जेब में डाली और अपने फ़ोन से अपने आप को फिर से चेक करने लगा और लिपस्टिक को दोबारा से लगाया। फिर फ़ोन को बंद कर हाथों में ग्लव्स पहनकर बैग को शोल्डर्स पर टांग कर मैं बाहर मटकाते हुए निकल पड़ा। सीसीटीवी से बचकर मैं दूसरी तरफ से टॉयलेट्स के आगे निकला और लेडीज़ टॉयलेट से कुछ कदम आगे जाकर टेंट्स में रिश्तेदारों की भीड़ में मैं रुक्मणी को ढूंढने लग पड़ा। कुछ 10 मिनट तक निगाहें इधर उधर देखती रहीं, लेकिन मुझे रुक्मणी नहीं दिखाई दी। उसी टाइम पर मैं जैसे ही टर्न किया तो रुक्मणी से मेरी टक्कर हो गई। वो टॉयलेट की तरफ ही जा रही थी। फिर मैंने उसे सॉरी कहा और वो मुंह बनाकर आगे निकल गई। मैं भी मटकते मटकते उसके पीछे टॉयलेट में चला गया। वहाँ ऑलरेडी 3 लड़कियाँ थीं। रुक्मणी एक टॉयलेट में गई और मैं भी दूसरे टॉयलेट में चला गया। मैंने जेब में पड़ी उस डिब्बी को निकाल कर अपने हाथ के ग्लव्स के अंदर डाल दिए और फिर फ्लश चलाकर बाहर आ गया। अब तक 2 लड़कियां जा चुकी थी और एक वहीं खड़ी थी। मैं भी शीशे के सामने खड़े होकर लड़कियों की तरह नखरे करने लगा कि तभी पीछे से रुक्मणी आ गई। उसे देख मैं मुस्कुराया, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर शीशे में देखते देखते मैं लड़कियों की आवाज़ में बोला, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये सुनकर उसकी आंखों में चमक सी आ गई। फिर उसने मुझे थैंक यू कहा। इतने में वहाँ खड़ी लड़की भी चली गई। मैं फिर उसके बालों को देखते देखते बोला, अरे आपके चूड़े में तो आपका बन बाहर निकल रहा है, शायद आपका पिन ढीला हो गया है। उसने अपने बालों को शीशे में देखते देखते बोला, अरे कहाँ? मैंने फिर इशारा किया और कहा, ये पीछे। उसने पीछे अपने हेयर बन और पिन को ठीक करने की कोशिश करी, लेकिन नहीं हुआ। जब कुछ खराब था ही नहीं तो कैसे होता। मैं फिर बोला, अरे मैं कर देती हूँ, और इतना कहकर उसके पीछे उसके बालों में हाथ लगा उसके बन का नेट खोल दिया। फिर अपनी डिब्बी को बाहर निकाल उसमें से एक बिच्छू चुपके से उसके बन में छोड़कर ऊपर से नेट लगा दिया और पिन से टाइट कर दिया। उसने मुझे देखा और थैंक यू कहा और वहाँ से चली गई। मैं भी टॉयलेट से निकल पीछे जाकर दीवार से जंप करके अपनी बाइक के पास पहुँचकर वहाँ से निकल गया। अगर डार्क वेब पर तुम अच्छे कॉन्टैक्ट्स बना लेते हो तो दुनिया की कोई भी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो। आजकल तुम्हें कोई गैंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। डार्क वेब पर ही एक ऐसा गैंग बना सकते हो कि जो कभी भी ट्रेस नहीं होगा और वर्ल्ड ओवर तुम काम कर सकते हो। फिर वहाँ से बाइक चलाकर मैं गुरुग्राम की आईटी हब की पार्किंग में चाबी के साथ बाइक को छोड़कर वहाँ से गवर्नमेंट की बस ले सूरजकुंड की तरफ निकल गया। वो बाइक अब वहाँ से चुपचाप गायब हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर कुछ देर बाद सूरजकुंड उतरकर वहाँ के गंदे नाले में अपना बैग खाली किया और बैग को आगे किसी कूड़े के ढेर में फेंक दिया। फिर दूसरी बस पकड़कर मैं ग्रेटर कैलाश चला गया और वहाँ से अपने दिल्ली के ऑफिस में मैंने अभी तक कोई स्टाफ नहीं रखा था। वहाँ पहुँचकर अपना मास्क उतारा और नहा धोकर एक काउच पर जाकर लेट गया। फिर मुझे कब नींद आई पता ही नहीं चला। देर रात पर मेरी आंख खुली तो डार्क वेब पर लॉगिन किया। वहाँ मेरे क्लाइंट से थैंक यू का मैसेज आया हुआ था, मिशन अकम्प्लिश्ड। मैंने लैपटॉप को बंद किया और कॉफ़ी बनाकर बैठ गया। ये मेरा पहला मर्डर था और इस समय मेरे अंदर किसी भी टाइप की कोई फीलिंग नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ शांत सा था। ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे रुक्मणी के 16 साल के बेटे गुरदीप ने दिया था। एक 16 साल का बच्चा जब अपनी माँ को मरवाना चाहता है तो उसके अंदर कितना जहर बसा होगा, यह सोचकर मेरे रोंगटे ही खड़े हो जाते थे। कॉन्ट्रैक्ट लेने से पहले गुरदीप ने मुझे वो सब वीडियो शेयर किए थे जिसमें रुक्मणी उसकी दादी के साथ मार कुटाई कर रही थी। उसके डैड पर चीज़ें उठा कर फेंकती थी और बच्चों को थप्पड़ मार कर लाल कर देती थी। और उस कमीनी रुक्मणी ने कभी भी अपने बच्चों की तरफ ध्यान भी नहीं दिया था। सन्नी सिंह बिजी रहता था तो नौकरों के सारे बच्चे पल रहे थे और हमेशा बीमार ही रहते थे। लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए थे और स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताने के बाद उन्हें एक फैमिली की वैल्यू पता लगने लग गई थी और अपनी माँ के वो सब झूठ भी पता लग रहे थे जो उसने इन बच्चों को सारे परिवार के अगेंस्ट बोले थे। इसीलिए इन बच्चों के फ्यूचर के लिए मैं ये कॉन्ट्रैक्ट मना नहीं कर पाया, क्योंकि इन बच्चों में मुझे अपने बच्चे नज़र आ रहे थे कि उनका फ्यूचर अब कैसा रहेगा जब मेरी हरामजादी पत्नी उन्हें पालेगी। और ऐसी चुड़ैलों को इस दुनिया में रहने का कोई हक ही नहीं है।
ये सब सोचते सोचते और कॉफ़ी पीते हुए मेरी हंसी निकल गई, क्योंकि कितने इत्तेफाक की बात थी कि जिसे मैंने मारना था उसी ने अपनी मौत का तरीका मुझे बताया। कहते हैं ना, जब भी किसी का गुनाह हद से पार हो जाता है तो मौत उसे खुद अपने पास बुला लेती है। और अपने बच्चों की ज़िंदगी खराब करना तो गुनाह अजीम है। और क्या चुनकर गाना चूज़ किया था इस राक्षसनी रुक्मिणी कौर ने। पापी बिछुआ बिल्कुल उसके ऊपर फिट होता था। चढ़ गया रे पापी बिछुआ, है बिछुआ रे बिछुआ। ये एक बहुत पुराना गाना था। राजस्थान के डेजर्ट में बहुत सारे बिच्छू होते हैं, तो मैंने डार्क वेब से एक जहरीला राजस्थानी बिच्छू मंगवा लिया था, जिसे मैंने रुक्मिणी के बालों के बन में छोड़ दिया। और उस छोटे से बिच्छू ने उसे इतने डंक मार दिए जिस वजह से धीरे धीरे उसके दिमाग में जहर चला गया। और उसके कुछ घंटों बाद इस दुनिया से अपने सब परिवार को खुशियां दे वो चली गई। कुछ लोगों की मौत बहुत से लोगों की ज़िंदगी अच्छी कर देती है। कॉफ़ी ख़त्म करके अपनी डिफेंडर लेकर शिमला की तरफ निकल पड़ा। कुछ 3 दिन बाद मेरे फ्रेंड्स के साथ वहाँ गेट टुगेदर था, तो 2 दिन पहले पहुँचकर मैं रिलैक्स करना चाहता था, क्योंकि एक बार सब दोस्त आ गए तो सिर्फ दारू और बकचोदी ही होगी। 6 घंटे की ड्राइव के बाद मैं शिमला अपने होटल पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर डार्क वेब के न्यूक्लियर बंकर में मैंने एक मैसेज फ्लैश करते हुए देखा। एक वाइफ अपने हस्बैंड को मरवाना चाहती है। दोस्तों, कुछ महीनों तक तो सब अच्छा चल रहा था, लेकिन तब मेरी ज़िंदगी में एंट्री मारी क्राइम ब्रांच के अंकित राठौर ने, एक फेमस एनकाउंटर किलर। दोस्तों, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। जल्दी आपको अंकित राठौर की ज़िंदगी की कहानियाँ मिलेंगी और जल्द ही आने वाली हैं एक लड़के की सुपर पावर्स की कहानियाँ। कैसे मिली उसे सुपर पावर और क्या क्या हुआ उसकी ज़िंदगी में। सो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड एंजॉय योर लाइफ एंड हैव फन।